मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। हमारा जो नया धारावाहिक है चाय की चुस्कियाँ और कुछ बातें खास, किसी व्यक्तित्व या कर्तव्य के साथ। जी हाँ, आज उसकी दूसरी श्रृंखला है कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जी हाँ, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ या कार्यक्रम को शुरू करूँ या मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, इससे पहले आपको सबसे पहले अंग्रेजी नववर्ष यानी कि 2021 से जो हम 2022 में आए हैं, इसकी परिक्रमा प्रेजेंट्स की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि ये जो हमारा धारावाहिक है चाय की चुस्कियाँ और कुछ बातें खास, आज इसकी दूसरी श्रृंखला लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। और आज हमने अपने स्टूडियो में आपसे रूबरू कराने के लिए, आपसे मुलाकात कराने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे कर्तव्य, एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे दर्शन को बुलाया हुआ है। कहते हैं कि शाहजहांपुर में जब भी बात होती है अंतरिक्ष की, जब भी बात होती है खगोल शास्त्र विज्ञान की, जब भी बात होती है तारों की, जब भी बात होती है सूर्य की, एक ही नाम निकल कर आता है जिसने सबसे ज़्यादा इस विषय पर काम किया है और उनका नाम है डॉक्टर इरफान ह्यूमन। जी हाँ, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले सबसे पहले स्टूडियो में मैं इरफान ह्यूमन साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इरफान ह्यूमन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तेमाल, बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत खुश। मित्रों, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी जैसे एक नहीं अनेकों ग्रह अंतरिक्ष में है जो हमें नीला नीला दिखाई देता है। तो खगोल शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली आकाशीय घटनाओं का अवलोकन करते हैं, विश्लेषण या उसकी व्याख्या करते हैं। अंतरिक्ष में स्थित सूर्य, चंद्रमा, आकाशगंगाओं, ग्रहों, तारों, जिनका अपना एक वह अनुशासन है जो आकाश में अवलोकित की जा सकने वाली तथा उनका समावेश करने वाली क्रियाओं के आरंभ, उनकी स्थिति, बदलाव और भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करवाता है। आज इन सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। अंतरिक्ष में स्थित आकाशीय पिंडों के प्रकाश, उनके उत्पन्न होने वाली क्रियाओं के बारे में, उनका व्यवहार। अब तक ब्रह्मांड के जितने भी भाग का पता चला है उसमें लगभग 19 अरब आकाशगंगाओं के होने का अनुमान है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 10 अरब तारे हैं। आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महापिंड के विस्फोट से हुई थी। इसमें सूर्य एक औसत तारा है जिसके 8 मुख्य ग्रह हैं, उनमें पृथ्वी भी एक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जिस पर मानव ने अपने कदम रख लिए हैं। इस अंतरिक्ष में सबसे विस्मयकारी दृश्य है आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का दृश्य। तो आइए हम बात करते हैं इन सारे विषयों के ऊपर कि सूर्य क्या है, वो लाल क्यों है, उसमें इतनी ऊर्जा क्यों है, क्या वो जितना शांत है उतना ही शांत है। चंद्रमा ग्रह क्या है, मंगल ग्रह क्या है, आकाशगंगा क्या है, सप्तऋषि मंडल क्या है। एक नहीं अनेकों रहस्यों को अपने आप में छुपाए हुए है ये अंतरिक्ष। सूर्य, चंद्रमा, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, आकाशगंगाएं, उल्का पिंड, धूमकेतु और उन्हीं ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी ग्रह जिस पर। तो आज इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे खगोल शास्त्री, एक ऐसे अंतरिक्ष विज्ञानी को बुलाया हुआ है जिनको शाहजहांपुर में डॉक्टर इरफान ह्यूमन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो मैं आपके जोरदार तालियों के बीच इरफान ह्यूमन साहब का स्वागत करते हैं। इरफान ह्यूमन साहब जो लाइफ साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, एक खोजकर्ता भी हैं, है नहीं, और साइंस कम्युनिकेटर भी हैं। ये विज्ञान के लेखक भी हैं और विज्ञान के कथाकार भी हैं। साइंस टाइम्स के संपादक भी हैं, यानी, और रेडियो वार्ताकार भी हैं। इन्होंने एक नहीं अनेकों डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं। वो एक ऐसे शिक्षक भी हैं जो बड़े बड़े विद्यार्थियों के साथ साथ देश के छोटे छोटे बच्चों से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही बड़ी सरल भाषा में विज्ञान के ज्ञान को बच्चों के साथ साथ हम बड़ों के साथ भी साझा करते हैं, शेयर करते हैं और समय समय पर होने वाली जो खगोलीय घटनाएं हैं उनके बारे में हम लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा भी करते रहते हैं और हम लोगों के ज्ञान को बढ़ाते भी रहते हैं। जी हाँ,
तो इरफान ह्यूमन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, और इरफान ह्यूमन साहब का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूँ। उनका नाम है अयूब खान साहब। ये एक अभियंता यानी कि इंजीनियर हैं। जी हाँ, और ये प्रसारण संवाददाता भी हैं और एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। जी हाँ, इनको 25 वर्षों का रेडियो आरजे का भी अनुभव है। जी हाँ, इन्होंने लगभग 1000 शो ऑल इंडिया रेडियो एफएम सर्विस की जो रेनबो कार्यक्रम था दिल्ली के लिए, उसके लिए किया है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छे रंगमंच के भी कलाकार हैं। इन्होंने टॉम ऑल्टर जैसे अभिनेता के साथ लगभग 75 शो किए हैं। जी हाँ, और एक जानकारी चलते चलते और दे देता हूँ कि राज्यसभा के एक एंकर की हैसियत से इनको कई बार राज्यसभा के कार्यक्रमों को कवर करने का न्योता मिला है और इन्होंने जाकर बाकायदा उनको कवर भी किया है। जी हाँ, और एक जानकारी और कि एक बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं कैफी आज़मी साहब। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ शबाना आज़मी जी के जो पिताजी हैं उनकी। हाँ, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहित्य, उनकी जो उनका कृतित्व, उनका जो व्यक्तित्व है, आज वो उनको ज़िंदा रखे हुए हैं। जी हाँ, उनकी एक किताब थी इनकलाब जिंदाबाद, है नहीं, हमारे अयूब खान साहब ने उसका भी हिंदी में अनुवाद किया है। जी हाँ, तो एक ऐसा व्यक्तित्व। और एक जानकारी और भी दे देता हूँ मैं कि डॉक्टर आकुल अभिनंदन से भी आप अभिनंदित किए जा चुके हैं। जी हाँ, है नहीं, तो बहुत बहुत स्वागत अयूब खान साहब, जो कि हमारे डॉक्टर इरफान ह्यूमन साहब से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच ये मंच में सौंपता हूँ डॉक्टर इरफान ह्यूमन साहब और अयूब खान साहब। नमस्कार। जैसा कि तारुफ किया जा चुका है, लेकिन तारुफ कराने से पहले, इंट्रोडक्शन कराने से पहले चाय की चुस्कियों पे जो बातचीत करेंगे, तो चाय का उसमें एक अहम रोल है। हम दोनों चाय पिएंगे और बात करेंगे। अब आप सोचेंगे हम दोनों कौन? एक मैं, आपका साथी अयूब खान, और दूसरे वो जो शाहजहांपुर शहर में अगर आप साइंस शब्द लिखें और कहें किसी बच्चे से कि बेटा साइंस का पर्याय बताओ, तो अगर वो साइंस का पर्याय बताएगा तो बिना सोचे समझे बताएगा इरफान ह्यूमन। और दूसरी बात ये कि इनके तारुफ कराने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आदमी हम सब हैं, आदम की औलाद हैं, इसलिए आदमी हैं। लेकिन आदमी और इंसान में फ़र्क क्या है, आज ये भी आपको पता चलेगा। आदमी जिसके हाथ पैर हैं, आदम की औलाद है, आँख कान नाक कान, वो सब आदमी हैं। लेकिन जिसमें इंसानियत है, इंसान एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और आदमी एक बने बनाए जिस्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप शाहजहांपुर में किसी हस्ती से, अभी मैंने साइंस का पर्याय कहा, दूसरा शब्द आता हूँ, गुप्ता जी को आप जानते हैं तो शायद वो कहेगा कौन गुप्ता जी। आप शर्मा जी को जानते हैं तो कहेगा कौन शर्मा जी। अगर मैं कहूँगा खान साहब को, सिद्दीकी साहब को, सब में कौन लगाएगा। लेकिन अगर मैं उनसे कहूँगा आप ह्यूमन साहब को जानते हैं तो सीधा कहेगा इरफान ह्यूमन, क्यों नहीं। तो वही इरफान ह्यूमन साहब हमारे साथ हैं, जो कि मैंने कहा साइंस का पर्याय है। तो पर्याय होने के साथ में जो जो चीज़ें लगना चाहिए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। लेखन शैली में क्या क्या उन्होंने लिखा है ये तो वही बताएंगे। फिल्म बनाना, पत्रिका निकालना, गरज ये कि इतनी चीज़ें हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूं तो मेरी याददाश्त मुझे साथ शायद न दे पाए। फिलहाल उन्हीं से हम पता करेंगे। आपका स्वागत है इरफान साहब। पहला सवाल जो कि आपसे मिलने वाले सैकड़ों लोगों ने किया होगा, अनगिनत लोगों ने, कि इरफान ह्यूमन, ये ह्यूमन के पीछे क्या राज है? देखिए, हम सब ह्यूमन हैं जी, मानव हैं, और एक ही माँ और बाप की संतान है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके माँ और बाप एक ही हैं जी। चाहे आप धर्मशास्त्रों की दृष्टि से देख लें जी, और चाहे आप विज्ञान की दृष्टि से देख लें, उसका एक जवाब मिलेगा, और वो जवाब ये होगा कि हमारे माँ और बाप एक हैं। तो जब हमारे माँ और बाप एक हैं, जैसे कि एक मैंगो ले लें, मैंगो मतलब आम भी कहते हैं उसको, मैंगो भी कहते हैं, और अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम होंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे माँ और बाप के नाम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। मुस्लिम इसे आदम और हवा कहते हैं, हिंदू इसे श्रद्धा और मनु कहते हैं, क्रिश्चियन इसे एडम एंड ईव कहते हैं। मतलब एक ही है, हमारे माँ और बाप एक हैं। फिर ये जो मतभेद पैदा हुए धर्म के नाम पर आगे चलकर,
और इसमें कितना एक आपस में, एक आदमी आदमी में, मानव मानव में कितनी कटुरता है, कितने द्वेष हैं, चाहे वो रंग के नाम पर, रंग भेद के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो। मतलब कितना गलत है कि हम एक होते हुए भी एक नहीं हैं। सही। और जहाँ पर हम एक नहीं हैं वहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो कितना भी देश साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हो। लेकिन जब तक उसका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक नहीं होगा, जब तक वहाँ के लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं होगी, तब तक वो देश विकास नहीं कर सकता। बेशक। तो इस दृष्टि से हम लोग सब एक हैं, एक मानव हैं। दूसरी दृष्टि से देखें अगर, तो हम जब भी विज्ञान की कक्षा में पढ़ते थे, बहुत छोटे थे और माइक्रोस्कोप से देखते थे छोटे छोटे से जीव, तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो हमारा जुड़ाव जो है वो पूरी सृष्टि के साथ में है। बेशक। इस धरती पर जितने भी जानवर हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो प्राणी हो, उनसे कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई जुड़ाव रहा है। बेशक। तो इस दृष्टि से भी, इस नज़रिए से भी हम सब एक हैं। जी। तो आपने इसीलिए लगाया, और आपने जिस तरह से सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर इस चीज़ को समझाया उसमें मैं आपकी तारीफ करूंगा। और दोस्तों, जैसा कि अभी इरफान ह्यूमन साहब समझा रहे थे, तो उनके समझाने में जो चीज़ें आ रही थी उसमें साइंस का बहुत बड़ा हाथ था। तो साइंस की जो एक डेफिनेशन है, जिसे हम कहते हैं कि अगर किसी बच्चे से आप साइंस की डेफिनेशन पूछें तो अंग्रेजी में वो बताएगा सिस्टमेटिक वे ऑफ नोइंग एनीथिंग इज साइंस। लेकिन अगर आप छोटी से छोटी डेफिनेशन लें तो सिस्टमेटाइज्ड कॉमन सेंस, दैट इज साइंस। तो साइंस जिसका आपसे जुड़ाव रहा है, और शहर शाहजहाँपुर में, जैसा कि मैंने अभी तारुफ में भी कहा कि अगर शहर शाहजहाँपुर में देखा जाए साइंस पर कितना काम किया है किसने, तो उसमें आपका नाम सर-ए-फहरिस्त होगा, सबसे ऊपर होगा। एक चीज़ बताइए, इंसान के, हम सबके जीवन से साइंस कितना जुड़ी हुई है, या हम इसके बगैर क्या हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम सुबह में आँख खोलते हैं जी, और शाम में आँख को बंद करते हैं, सो जाते हैं, इस दौरान और जब हम सोते भी रहते हैं तो हर वक्त हम साइंस में जीते हैं। हमारी आँख खुल गई और आँख खुलने के बाद में जिन चीज़ों के बीच से गुजरते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, हर चीज़ में साइंस है। जी। हम रात में बिस्तर पर आ गए, सो गए, आंखें बंद हो गई, फिर भी साइंस ख़त्म नहीं हुई, फिर भी साइंस चलती रही। और इस साइंस को हम कई सारी भागों में बांट सकते हैं, चाहे वो फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। सही। और अब तो उसकी बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं वो आ गई हैं, तो इसका कोई था नहीं। जी। विज्ञान अथाह है और हम अथाह में ही जी रहे हैं। जी। अच्छा, आज के दौर में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप एक मैगजीन भी निकालते हैं, साइंस टाइम्स संभवतः उसका नाम है जी। और शाहजहाँपुर लेवल पे जो आप निकाल रहे हैं और जिस तरह से उसको फैला रहे हैं, और ख़ास तौर से आपसे बात करके मैंने जो किया उसमें ये पाया है, जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि आम आदमी से ज़्यादा, बड़े लोगों से ज़्यादा आप चाहते हैं बच्चों को, जो नई नस्ल है, उस तक साइंस को पहुँचाया जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो आप नई नस्लों को और ख़ास तौर से बच्चों के अंदर आम ज़बान में, यदि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के छोटी बात नहीं समझा पाते हैं, लेकिन आपका जो उसूल है कि सिंपल बात कह के बड़ी बात साबित करो, तो बच्चों को जो समझाने के सिमत है आपका, उसमें क्या आप कहेंगे? जैसे कि हमारा जो ताल्लुक़ रहता है वो बड़े बच्चों से भी रहता है और छोटे बच्चों से भी रहता है। जी। हम बड़े बच्चों को भी पढ़ाते हैं और छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। चूँकि हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो बड़े बच्चों से हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो जुड़ाव है शुरू से ही वो छोटे बच्चों से ज़्यादा रहा है। हमारे जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चाहे वो साइंस क्विज़ हो, चाहे वो विज्ञान प्रदर्शनी हो, विज्ञान मेले हों, पपेट शो हो, फिल्म शो हो, या इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसका एक ही एम रहता है कि किस तरह से बच्चों को साइंस के लिए मोटिवेट किया जाए। और इसके लिए
जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो है वो बच्चे किस तरह से एक जिज्ञासा लेकर आते हैं, और जिज्ञासा जब उनकी शांत होती है तो बड़े मतलब वो बहुत शांत मन से उसको सुनते हैं, देखते हैं, पाते हैं और वैज्ञानिक मनोवृत्ति या साइंटिफिक जो थिंकिंग है जी वो लेकर जाते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो माध्यम रहता है उसमें एक बात का जो ध्यान होता है वो किस तरह से बच्चों को खेल खेल में साइंस की जानकारी दी जाए। जी। जैसे कि अभी हम एक स्कूल में गए तो हमें बात की बच्चों से और कई सारी चीज़ें सामने आई। तो हमने कहा कि देखिए बच्चे जो हैं, एक बच्चा है इसमें राजू, और राजू का जो जन्मदिन है वो 4 साल बाद आता है। सब बच्चे चौंक गए, अरे 4 साल बाद, भाई बर्थडे तो हर साल होता है लेकिन राजू का बर्थडे 4 साल बाद क्यों आता है, क्या वजह है। तो हमें बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाना था, टाइम, कैलेंडर और जो हमारी ज़मीन है कैसे घूमती है। जी। तो हमने बच्चों में एक उत्सुकता पैदा कर दी कि अरे ये कैसे हो सकता है। अब बच्चों का यहीं से सीखना शुरू हो गया। जी। बच्चों को हमने बताया कि राजू का जो जन्मदिन है वो 4 साल बाद क्यों आता है भाई। वो इसलिए आता है कि जो राजू का जन्म हुआ था वो लीप ईयर में हुआ था। दैट्स द पॉइंट। लीप ईयर के मतलब है कि फरवरी में 29 दिन, जी, कि 29 तारीख में राजू का जन्म हुआ था। और 29 तारीख में जन्म होने के माने हैं कि अब जो लीप ईयर आएगा वो 4 साल बाद आएगा। जैसे कि 2000 में लीप ईयर था, अब 2024 में लीप ईयर होगा। तो बच्चों ने बड़े रोचक तरीके से बात को समझा। फिर हमने बताया कि हाँ भाई ये समय कैसे बना, घंटे क्या होते हैं, मिनट क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, कैसे धरती घूमती है, कैसे धरती अपने अक्ष पे घूम रही है और कैसे धरती सूरज के आसपास घूम रही है। सही बात। तो बच्चों की एकदम मतलब समझ में आ गया और खेल खेल में वो ये सब कुछ सीखने लगे। तो बस हमारा एक जो एम होता है वो ये होता है कि किस तरह से बच्चों को एक जो रटाऊ भाषा है उससे अलग हटके खेल खेल में उनको बिल्कुल सही बात है, साइंस के बारे में समझा दिया जाए। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छी बात कही, डोंट मेक एजुकेशन ए फन, मेक फन, डोंट मेक फन ऑफ एजुकेशन, मेक फन एन एजुकेशन। आप एजुकेशन का फन, मजाक मत उड़ाओ, लेकिन मजाक में और हल्के फुल्की बातों को लेकर आप सिखा दो। खेल मत बनाओ, पढ़ाई का, तालीम का खेल मत बनाओ, लेकिन खेल खेल में सिखा दो। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, इसलिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब मैं देखता हूं, अपने देश के, अपने शहर शाहजहांपुर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को लें, हम बड़ी बड़ी किताबें लेके, हमने किसी साइंटिस्ट की बड़ी किताबें ली, मोटी सी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स समझाने, अगर वही चीज़ हम आसान ज़बान में उनका आईक्यू देखकर, देखिए आईक्यू डिपेंड करता है हमारे देश का आईक्यू, हम अमेरिका नहीं हैं, वहाँ पर बच्चों को बहुत छोटेपन से, और वहाँ भी बुनियादी चीज़ों पर जितना जोर दिया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ बुनियादी चीज़ों पर जोर कम दिया जा रहा है, या जितना दिया जाना चाहिए? बेसिकली, जिसको हम बेसिक कहते हैं, जब तक हम मिलीमीटर नहीं सीखेंगे तो हम इंच पे कैसे पहुँचेंगे? तो ये बात जो आपने कही, ये बहुत अच्छी कही, और इसी से जुड़ा हुआ मैं आगे बात बनाऊंगा जो आप कहते हैं खेल खेल में बच्चों तक। आपको अपने शहर के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो आपने जहाँ जहाँ काम किया है, जिस तरह से किया, आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरतें हैं उन शहरों की जो शाहजहांपुर शहर के बराबर है? यूपी के ही हम अगर डिस्ट्रिक्ट को ले लें, उनमें कितना इस तरह का काम हो रहा है कि बच्चों को साइंस, जो कि बहुत अहम चीज़ है, खेल खेल में सिखाई जाए? देखिए, अब सबसे पहले जो आपने बात शुरू की है आईक्यू की, तो हम बात सबसे पहले बुद्धि लब्धि पे ही करते हैं, आईक्यू पे करते हैं, क्योंकि आईक्यू लेवल को देखें, जो आज से कुछ साल पहले, मतलब हम लोगों के बचपन में जो हम लोगों का आईक्यू था, उसके अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज के बच्चों का आईक्यू बहुत ज़्यादा है। सही है। पहले हम लोग परियों की कहानियाँ और ऐसी ही छोटी मोटी कहानियाँ सुनते थे, लेकिन आज उससे हटकर आज का जो बच्चा है वो स्पेस की बात करता है, एलियंस की बात करता है ना।
स्पेस ट्रेवल की बात करता है, तो आज के जो बच्चे का आईक्यू लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम हमारे बच्चों की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। और हमारा जो मतलब केंद्र बिंदु रहते हैं वही बच्चे रहते हैं जो पिछड़े क्षेत्रों में हैं। जी। वहाँ पर हम जाते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो देखते हैं कि वो बच्चे, मतलब ये कहना बड़ा वो हो रहा है, क्योंकि अपने टीचर्स से ज़्यादा ज्ञान है उनको। बिल्कुल कहीं कहीं पर ये होता है। जी जी। तो गांव के बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अभी बरसात का टाइम था और बरसात के टाइम में हमें एक स्कूल था जाना, तो स्कूल बारिश बहुत तेज़ थी, तो बीच में एक तालाब सा था, और जब बारिश नहीं होती थी तो वो तालाब सूखा होता था। मतलब तालाब क्या, एक गड्ढा सा था। तो वहाँ तक जाना, स्कूल तक जाना काफ़ी टफ था। तो पानी भर गया, गड्ढा भर गया, तो हमें वहाँ तक जाना था। तो बच्चे जो कुछ थे वहाँ के तो उन्होंने क्या किया, तो जो जलकुंभी थी वहाँ पर आसपास में, तो उन्होंने जलकुंभी जमा करके और एक रास्ता बनाया, पानी के ऊपर एक रास्ता बनाया, और कहा कि सर अब आप आइए। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहले बच्चे चले, फिर हम उस पर चल के गए। सही है। तो ये साइंटिफिक जो टेम्परामेंट था बच्चों में, मतलब गांव के बच्चों में ज़बरदस्त है। सही है। और ऐसे बच्चों को अगर हम खोज के सामने लाएं तो वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। वहाँ पे ज़रूरत थी और उन्होंने ईजाद किया। अभी जो आप बात कर रहे थे उसमें एक बात बहुत अच्छी आई कि बच्चे हमसे आगे, गांव के बहुत बच्चे टीचर से ज़्यादा क्यों नहीं जानते होंगे। क्यों जानते हैं? एक तो ये जो आईटी एज आया है इसने आकर ब्लूम पैदा कर दिया है। हम आपने जिस वक्त होश संभाला था तो पेजर भी अपनी जवानी के गुजरने में, कम से कम मैं अपने बारे में तो इतना कह सकता हूं कि जब मैं 30+ का था तो पहली बार मैंने पेजर देखा था, जिससे जब मैसेज आता था तो मैं फ़ोन करता था या उसमें। आज का बच्चा जिस वक्त होश संभाल रहा है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, वो जितने फंक्शन स्मार्टफोन को, 5 साल का बच्चा, इरफान ह्यूमन साहब मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 साल का बच्चा आजकल जितना अवेयर हो रहा है, क्योंकि पैदा होते ही उसके हाथ में मोबाइल है। तो ये बताइए, आईटी एज में जहां बच्चा आपसे आगे टीचर्स में है, आपने तो गांव की बात करी, शहरों में टीचरों से आगे बच्चे निकल रहे हैं, ऐसे में टीचरों का खुद को अपडेट करना कितना जरूरी है, इस पर आप कुछ कहें। आईटी एज के हिसाब से ये कंप्यूटर आ गया है और ये आ गया, क्योंकि इससे भाग नहीं सकते हम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जो रटने की प्रवृत्ति है जी जी, वो बच्चों में नहीं है बल्कि टीचर्स में भी है। और टीचर्स की यही प्रवृत्ति जो है उनको अपडेट नहीं कर पा रही है, बल्कि इस बात की आज हमारे देश में बहुत ज़रूरत है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो ज्ञान अपडेट है कि नहीं, स्पेशली भूगोल में और विज्ञान में। बिल्कुल भी हम देखते हैं जो सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट भी स्कूल हैं, और वो चलेंगे उस पे ही जो आपका सिलेबस है जी। बड़े ताज्जुब की बात है, जो पब्लिकेशंस हैं वो भी अपडेट नहीं करते हैं और वो नॉलेज बच्चों को दी जा रही है। टीचर्स का भी दायित्व ये नहीं है कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट करें। जो गलत नॉलेज बुक्स में दी जा रही है वो पब्लिकेशन से कहें कि ये बात सही नहीं है, आप इसको जो है सही करें। बड़ी बात है। तो अगर हम बच्चों को गलत नॉलेज दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? सही बात है। तो आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी नॉलेज को अपडेट करें, अपनी बुक्स को करें और आने वाली जनरेशन को भी अपडेट करें। बहुत ज़्यादती होगी यहाँ पर दोस्तों, रोकना पड़ेगा इस बात वार्ता को।
रोक कर बताना पड़ेगा कि इरफान ह्यूमन साहब को जिन अवार्ड से, जिन सम्मान से नवाजा गया है, उनके बारे में तो वही बताएं, क्योंकि अगर मैं गिनना शुरू करूंगा तो मुझे एक पेपर उठाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। शहर शाहजहांपुर के लिए ये खुशकिस्मती की बात है, मेरे लिए, हमारे लिए। परिक्रमा प्रेजेंट्स के इस चाय की चुस्की के प्रोग्राम में याद आया कि चाय की चुस्की भी मुझे लेना है, तो इनको जिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है उसके बारे में बताते हुए ये बताएंगे कि अभी इनकी एक फिल्म को, ये शाहजहांपुर के, अगर मैं इन्हें कहूँ स्टीवन स्पीलबर्ग हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल पे जितना छोटा भी काम किया इन्होंने उस ब्रह्मांड को भी सोचने की, समझने की और वहाँ तक पहुँचाने की, इन दिमागों को किस तरह पहुँचाया जाए उस पर काम किया है। अभी रोबोनाइट मेरा ख्याल है ये एक है जिसके ऊपर, तो इस बारे में आप अपने जो सम्मान आपको दिए गए हैं उनके बारे में बताएं, और ये बताएं कि अभी जो आपको एक अवार्ड दिया गया है गोवा में वो क्या था, उसके बारे में हमारे ज़ाहिर दर्शक जानना भी चाहेंगे और ये जानना चाहिए उनको, ये हक है उनका आप पे। प्लीज़। जैसा कि जो हमारे जो कम्युनिकेशन के मीडिया हैं वो बहुत सारे हैं, वो साइंस के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, वो फिल्म्स भी हैं जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी हैं, वो हमारे लेक्चर्स भी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो इसी तारतम्य में अभी गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था जी, और जिसमें कई कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं। तो उसमें कई बार हमारी फिल्म्स भी गई हैं और एक बार उसके जो दूसरा ये IIFC का था आयोजन 2015 में IIT दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। क्या नाम था फिल्म का? लाइट सृष्टि से दृष्टि तक। लाइट सृष्टि से दृष्टि तक, वाह। और हमारी फिल्म का एक खास बात ये रहती है कि इसमें टाइटल हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में। नहीं, बिल्कुल सही है। तो अभी जो हुआ था वो एक्चुअली हमारी एक विज्ञान कथा थी, साइंस फिक्शन था, और उस साइंस फिक्शन को वहाँ पर सम्मानित किया गया था। चूँकि हम एक साइंस फिक्शन राइटर भी हैं और बहुत सारी हमने विज्ञान कथाएं लिखी हैं, और विज्ञान कथा का अपना एक अलग मज़ा है। आजकल के हमारे बच्चे जो हैं वो साइंस फिक्शन सुनना और देखना चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं। और जितनी भी फिल्में मोस्टली हैं फॉरेन की फिल्में हैं, डब होती हैं भारत में, और तो वो साइंस फिक्शन पे ही होती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं जी। अभी जो जुरासिक पार्क थी, मतलब पूरी उसने वर्ल्ड में भाई छाई हुई थी। तो ऐसी ही कहानियाँ कुछ हमारी भी होती हैं, और हमारी जो साइंस फिक्शन है वो भविष्य में झांकती हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है और अब क्या होने वाला है। सही बात है। तो अगर आपको भविष्य में देखना है, आगे की सोचना है, तो आप साइंस फिक्शन देखिए और पढ़िए। ये सही, बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भविष्य में अगर आप नहीं झांकेंगे तो साइंस का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है, जिसे मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा। विदेश की बनी हुई मूवीज़ को उनके पास करोड़ों अरबों डॉलर्स में होते हैं, वो एक एक शॉट पे इतना खर्च करते हैं जितना हम लोग यहाँ पर अपनी एक फिल्म पर नहीं खर्च कर सकते। जी हाँ, एक शॉट पर। स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे जिन्होंने जुरासिक पार्क बनाई थी, उसका अगर 5 मिनट की फिल्म का पैसा देख लें हम, तो यहाँ बड़ी से बड़ी फिल्म बन जाएगी, इतना वो खर्चा करते हैं। ट्रिलियंस में, मिलियंस में उनकी मूवीज़ पर खर्च होते हैं। लेकिन एक होता है सोच तो हमारी है, उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगता है। और यही इरफान ह्यूमन साहब की सबसे बड़ी तारीफ है कि उन्होंने उस सोच को बनाने की सिमत कदम अपने बढ़ाए हैं। और अभी जैसा कि आप इरफान साहब आपने कहा कि बच्चे इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी इत्तला है। मुझे नहीं अभी इतना है कि, क्योंकि मैं कहता रहता हूँ कि जो साइंस फिक्शन है इसके ऊपर अभी समझ लाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि इसमें तो पूरा मैदान पड़ा हुआ है आगे तक जाने के लिए? तो कुछ लोग हमारे देश में हैं जो काम कर रहे हैं और छोटी छोटी फिल्में भी बन रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोई मिल गया, जी, क्रश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो कुछ फिल्में यहाँ पर भी बनी हैं, लेकिन वो कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें एप्रिशिएशन बहुत ज़बरदस्त मिला है जी।
क्योंकि उसमें बनाने की टेक्निक, आपने बहुत सही बात कही, कोई मिल गया और कृष्ण जब आप देखते हैं कौन, वही आप लोग जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अच्छा इरफान साहब, यहाँ पर एक सवाल जो सबसे अहम बनता है कि बच्चों का दिमाग बनाना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को समझ लें। क्या आपको नहीं लगता जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा पढ़ाई लिखाई का किसी भी स्तर पर है, उसमें उस लेवल की, अगर हिंदी में, अगर हिंदी बच्चे पढ़ना जानते हैं तो गांव की कोई किताब है जो वहाँ पाठशाला की है, तो उसमें भी कोई अध्याय या कोई एक चैप्टर छोटा मोटा ऐसे या कहानी जुड़े जिससे उसका दिमाग बनना अभी से शुरू हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। आज ज़रूरत ऐसे ही साहित्य की है जो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करे, उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा करे, उनमें टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए मोटिवेट कर सके और उनको आगे चलकर कोई बड़ा साइंटिस्ट, कोई बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट या कोई बड़ा डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट करे। तो आज ज़रूरत ऐसे साहित्य की है, ऐसे विज्ञान साहित्य की है, ऐसी साइंस फिक्शंस की है, छोटे छोटे से हम कहानियाँ, जो हमारी आम कहानियाँ जो छप रही हैं जी हमारे सिलेबस में, तो उसमें अगर विज्ञान कथाओं को भी, साइंस फिक्शन को भी जोड़ दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे उसे बहुत लगन के साथ में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। और पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे और उससे अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। बिल्कुल सही सही। और इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है किसी भी स्तर पर, राज्य की हो या ज़िले की हो या देश व्यापी हो, तो उसमें देश में तो होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको आगे बढ़कर उसके लिए कुछ धनराशि की ज़रूरत, क्योंकि धनराशि के बगैर तो कोई काम नहीं होता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आप किसी बच्चों को कोई एक मॉडल बना के देना चाहते हैं और वो अच्छे लेवल का है, हाई लेवल का नहीं लेकिन अच्छे लेवल का है, तो वहाँ पे जो धन चाहिए होगा अगर वो आपको मतलब कि किसी सोर्स से मिलता है तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें आपने कभी देखा है कि कुछ रुकावटें आती हैं या आसानी से? नहीं, रुकावटें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं इसमें, और काफ़ी कुछ बच्चों को फेस भी करना पड़ता है। लेकिन अब काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं सरकार की तरफ से भी हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ ये दुनिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस, और जिसे भारत में नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसका आयोजन जो होता है उसमें जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो आते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं जो साइंस बेस्ड होती हैं वो लेकर आते हैं, और उसकी ख़ास बात ये होती है वो एज ए रिसर्च पेपर होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बच्चा एक बड़े साइंटिस्ट की तरह अपना रिसर्च पेपर लेके आता है और बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ में उसको शेयर करता है। तो ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और जब ये बच्चे जब जब पूरे वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है, मतलब बड़ी बड़ी साइंस कांग्रेस होती हैं, वहाँ पर नोबेल लॉरिएट्स होते हैं, उनके सामने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको शेयर करता है, अपनी बात को शेयर करता है। तो ये एक बहुत गर्व का विषय हो जाता है जब हमारे देश के बच्चे सही बात विश्व लेवल पे जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम दुआ करें कि हमारे बच्चे सिर्फ शाहजहाँपुर स्तर पर नहीं, यूपी स्तर पर नहीं, बल्कि देशव्यापी स्तर पर जाएं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करें। इरफान साहब, एक चीज़, गालिब का एक शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो आपके अब तक के जो अरमान है जिसमें आपको सम्मानित भी किया गया, बहुत कुछ आपने किया, कोई ऐसा ख्वाब जो आपको लगता है जिसको अचीव करने की सिमत आप कदम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चों को आप तभी सिखाएंगे जब आप, जैसा कि अभी कहा कि अध्यापक अपने आप को अगर अपडेट नहीं करेगा तो वो छात्रों को क्या करेगा। तो ऐसा कौन सा ख्वाब है जिसके सिमत आपके कदम बढ़ रहे हैं और जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा? ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं, हज़ारों, और जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो अपने ख्वाबों को लेकर ही कर रहे हैं, वो भी हमारे ख्वाबों का एक हिस्सा है। बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको
जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जब हमारा बच्चा वहाँ तक जा रहा है तो जो खुशी हमें मिल रही है वो शायद एक बहुत बड़ा हमारा ख्वाब है जो मतलब पूरा हो रहा है। सही बात तो है। हम चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं और वो जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से फुल हो। सही है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट से फुल तभी होंगे जब हमारा देश जो है वो अंधविश्वासों से बाहर निकल कर आएगा। और बड़ा दुख होता है कि आज हमने आज़ादी के इतने साल पूरे कर लिए हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग लगभग पूरे कर रहे हैं। लेकिन एक सोचने की बात यह है कि क्या हम लोग अभी मानसिक रूप से आज़ाद हुए हैं? बड़ा दुख होता है ये सोच के, ये देख कर कि इस दौर में भी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे देश में होना चाहिए वो शायद नहीं है जी। इस दौर में भी देखा होगा आपने कि कोरोना है अब अभी बीच में आया था और कैसे काम हुए थे जी। और इसी बीच जहां हमारे देश के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन खोज रहे थे, बना रहे थे, दवा खोज रहे थे, बना रहे थे, वहीं कुछ पढ़े लिखे लोग गोबर खा रहे थे। मतलब कितने शर्म की बात है कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे शरीर का या किसी जानवर के शरीर का एक वेस्ट मटेरियल है तो वो वेस्ट है। कभी आपने अगर कोई व्यक्ति थूक देता है तो थूकने के बाद में फिर खा सकता है? नहीं खा सकता है। हमारे शरीर का या किसी के भी शरीर का कोई वेस्ट मटेरियल है तो वेस्ट के मतलब है कि जो हमारी कुदरत है, नेचर है, तो उसने उसको बाहर निकाल दिया है, मतलब वो वेस्ट है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। सही बात है, आपने तो कहा। ऐसा टेम्परामेंट की ज़रूरत है हमारे देश को। आज भी बहुत सारे अंधविश्वास हमारे यहाँ व्याप्त हैं, तो उन अंधविश्वासों को भी दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन वो दूर कैसे होंगे? जी, उसको दूर करने का मैं समझता हूँ कि बुनियादों पे हम जो काम कर रहे हैं, जैसा कि आप बुनियादों पे, जब हम बुनियादों को करेंगे तो अगले 20, 25, 30 साल तक इरफान साहब जैसे और लोग भी पैदा होते जाएंगे और जब वो लोग पैदा होंगे तभी उस कारवां को आगे लेके चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने आपसे ख्वाहिशात के ऊपर पूछा, अब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। अनगिनत कॉन्फ्रेंसेज में आप गए हैं, बहुत सी जगहों पर आपने लेक्चर दिए हैं, आप सिखाते भी हैं। कौन सा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसने आपको बहुत संतुष्टि दी या जहाँ जाकर आपने वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको इन्वॉल्व पाया और बहुत ज़्यादा आपको लगा कि हाँ ये है, ये होना चाहिए, मैं ये ख्वाब देखता था और ये लोग जो मुझे मिला या जो प्लेटफॉर्म मिला या जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, मैं इसी को चाहता था? ऐसी कौन सी कोई यादगार लम्हा? देखिए, हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की हैं और देश विदेश के बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ में बातचीत की है। लेकिन जो सुकून हमें देश के 2 वैज्ञानिकों से मिला है वो किसी से नहीं मिला है। उसमें पहला नाम है प्रोफेसर यशपाल और दूसरा नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो ज़मीन से जुड़े हुए थे। बहुत बड़ी बात है। और जुड़े हुए नहीं थे बल्कि ऊंचे पद पे रहने के बाद भी वो ज़मीन से जुड़े रहे। ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। मैंने यशपाल साहब के साथ में भी बहुत सारा काम किया है और भारत ज्ञान विज्ञान जत्था एक बहुत बड़ा हमारे देश का कार्यक्रम था, तो उनके साथ जुड़ने का मौका भी मिला हमने और काम भी किया। और आप सबने देखा होगा, उनको टीवी पे देखा होगा, उनका एक कार्यक्रम आता था टर्निंग पॉइंट और वो उसको होस्ट किया करते थे। जी जी। इसी तरह से कलाम साहब के भी हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस की हैं और कलाम साहब की एक ख़ास बात ये थी कि उनकी जब सभा होती थी तो सभा में जितने भी बैठे लोग होते थे, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो बच्चे होते थे, मतलब वो स्टूडेंट होते थे। तो बड़ा मज़ा आता था जब हम उनके उस क्लास में होते थे और जब वो तरह तरह के सवाल
क्या करते थे और फिर उसके जवाब पूछते थे, कभी लिख के पूछते थे, कभी ऐसे ही पूछते थे। तो वो एक मतलब मज़ा ही और था कि हम जैसे आज भी एक बच्चा हो और कोई टीचर हमसे सही है, सिखाने के लिए कुछ हमसे पूछ रहा हो, कुछ हमें दे रहा हो। सही बात है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ नेशन, और उस शख्स के अंदर बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर मैं आपकी इस बात से 100% कहूँगा, एक ऐसे आदमी का आपने एग्जाम्पल दिया जिसने पोस्टरिंग की ही नहीं, जिसको लोगों ने, और भारत के देश, इस देश के लोगों ने उतना सम्मान, राष्ट्रपति वो रहे ये अलग बात है, लेकिन जो सम्मान हमारे देश ने उनको देना था वो शायद एक गली गली कूचे कूचे में उस शख्स का नाम होना चाहिए था। क्योंकि आज की डेट में हम और आपने जो आँख खोली है, तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा साइंटिस्ट इस देश में हमारी एज में, जो या कहें कि 50 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा साइंटिस्ट वाकई, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि वो एक वैज्ञानिक संत थे। संत सही, बहुत सही। क्या बात है साहब, कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनका जिक्र आपने किया, जिन पर हम नहीं, शाहजहांपुर, यूपी, देश विदेश, पूरा देश गर्व करता है। तो इस बात पर हो जाए एक चीयर्स, चाय का चीयर, चाय का चीयर्स। बहुत बड़ी आपने बात कही, साधु, द साधु हु वाज अ साइंटिस्ट। ये एक बार मैंने कुछ इसके ऊपर एक ऐसी कैप्शन डाल दिया था, फेसबुक पे डालते हैं कि द साधु पास्ड अवे हु वाज अ साइंटिस्ट, जो कि मतलब एक साइंटिस्ट भी था। साधु, बहुत शरीफ आदमी, चेहरे पर हमेशा उनके मुस्कुराहट रहती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके वो आइडियल थे, या अगर कोई और आइडियल हो, तो एक उनके बारे में, हम सबके आइडियल हैं, हम सबके, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे देश को गर्व होना चाहिए कि ऐसे वैज्ञानिक हमारे देश ने दिया है, और वो हमारे देश में रह के उन्होंने काम किया है। सही बात है। बल्कि देखा ये गया है कि भारत के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो विदेशों में जाकर बस गए हैं। और बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही कि अपने देश को छोड़ के जाने की परंपरा जो हमारे यहाँ है, अभी भी हम कनाडा जैसे जगहों पे या अमेरिका जाएं, बहुत लोगों ने नेशनलिटी ले ली है, जाके वहाँ पर जाके वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। सही बात, और ये नहीं होना चाहिए। ब्रेन ड्रेन जो है, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि ड्रेनेज से जैसे निकल गया, ये गलत है। अंत में आपसे केवल इतना ही जानना चाहूँगा कि एक तो आपने बता दिया कि भाई है, लेकिन फ़िलहाल अगला एक होता है विजन और एक होता है मिशन। विजन तो स्काई इज़ द लिमिट होता है कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊं, लेकिन एक होता है मिशन। अगले 5 साल में, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं कि हाँ ये काम तो मैं करने की सिमत कम से कम कोशिश तो ज़रूर करूँगा। देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि किस तरह से देश के बच्चों में साइंस को पॉपुलर किया जाए। ठीक है। क्योंकि बच्चे अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, उसमें वैज्ञानिक सोच होती है उनमें, तो वो आगे चलकर यहाँ पर हम एक बात जोड़ना चाहेंगे जी कि अभी सिर्फ एक और एक विज्ञान के क्षेत्र में हमको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एक नोबेल प्राइज़ हमारे देश को मिला है। क्यों? तो क्यों ना हम कोशिश करें, और यही हमारी कोशिश है। सही है कि हमारी प्रेरणा से शायद बच्चे मोटिवेट होकर कोई बहुत बड़ा काम करें, कोई बहुत बड़ा कारनामा करें, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, ताकि हमारे देश में कोई ना कोई नोबेल प्राइज़ फिर से आ जाए। सही है। हम दुआ करेंगे कि आप भी किसी न किसी बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत बने, और आपसे शिक्षा पाकर, आपसे कुछ सीख कर वो भी आगे बढ़े। ये अच्छी बात है, कहीं से भी प्रेरणा मिल सकती है। अगर आपसे मिलेगी तो हमारे लिए खुशी होगी, हमारे शहर शाहजहांपुर के लिए। इरफान साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी अभी हम बात भी कर चुके हैं। हम साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हर चीज़ की बात करते हैं, और लाइफ साइंसेज जिसके ऊपर आपका भी काफ़ी शोध कार्य है और जिसमें आप लेक्चर भी देते रहते हैं। लेकिन एक एरिया ऐसा है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, वो है अंतरिक्ष, एटमॉस्फेयर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो चाहें आप समझ लें। इस पर फिल्में भी बहुत बनी हैं और बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हमारे देश में नहीं। तो आप क्या बताना चाहेंगे, या आपका जो कार्य है कितना है, और अंतरिक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी कितनी नॉलेज है, या कितनी होना चाहिए, या आपका क्या क्या काम है, वो ज़रा बताएं। देखिए, अंतरिक्ष की बात करें, ब्रह्मांड या यूनिवर्स की बात करें, तो वो अनंत है जी, उसका कोई अंत नहीं है। सही।
एक वक्त था जब हम लोग यही सोचते थे कि अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, मतलब कहा यह जाता है कि वैक्यूम है, लेकिन अंतरिक्ष में ही सब कुछ है। अंतरिक्ष में ही सब कुछ है। अंतरिक्ष में चांद हैं, तारे हैं, बहुत सारे ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड हैं, और इसके साथ साथ में धूमकेतु हैं, जिसे हम कॉमेट कहते हैं, जी जी, जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें रहस्य भी हैं जो आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। सही है। जब हमारा ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना, जब बिग बैंग हुआ, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें बनी, बहुत सारी एनर्जी बनी, और उसमें ही लगभग 25% जो पार्ट था वो डार्क एनर्जी का था। वो क्या है, कहाँ है, कैसे है, हमें किसी को नहीं पता। तो अंतरिक्ष के रहस्य जो हैं वो हमारे बीच में धीमे धीमे करके खुल रहे हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी नॉलेज हमारे सामने आ रही है। हम चांद को जानते हैं, तारों को जानते हैं, और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं हम सब जानते हैं, उनके कितने उपग्रह हैं, और दिन ब दिन उनके उपग्रह बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि शनि को ले लीजिए और बृहस्पति को ले लीजिए, दिन ब दिन इनके उपग्रहों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है जी। और हमारा, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी ज़मीन का एक चांद है, और वो हमारी ज़मीन के चारों तरफ घूम रहा है। तो अंतरिक्ष को लेकर भी जो हमारा काम है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि टाइम टू टाइम सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो दूरबीन के माध्यम से बच्चों को हम जो है इसका ज्ञान जो करवाते हैं, और बच्चे बड़े शौक़ से, बच्चे नहीं, बड़े लोग भी आते हैं और वो देखते हैं कि अरे चंद्र ग्रहण ये होता है, और जो सूरज पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे कि हम लोग सब देखते हैं कि सूरज शांत है, बल्कि शांत नहीं है, हर वक्त उस पर विस्फोट हो रहे हैं। तो दूरबीन के माध्यम से हम उन विस्फोटों को देख सकते हैं, और जो उन पे काले एरिए हैं वही सबसे सक्रिय चीज़ होते हैं, और वहीं से ही जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, वहीं से जो लूप्स डेवलप होते हैं, और वहीं से जो सोलर फ्लेयर्स जो है तैयार होती हैं। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार बात होती है, खासकर बच्चों के लिए। तो ऐसी नॉलेज में जो है बच्चे मतलब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, देखते हैं कि हाँ ऐसा भी। और अभी हाल ही में, बल्कि आजकल ही एक धूमकेतु आया हुआ है, एक पुच्छल तारा आया हुआ है, और जिसका नाम है लियोनार्ड। अच्छा। तो आजकल इसको भी आप जो है आकाश में देख सकते हैं, और ख़ास बात यह है कि ये 70,000 साल बाद आया है हमारी ज़मीन के पास में, 70,000 साल बाद आया है। जो ये कॉमेट होते हैं, कॉमेट भी दूसरे ग्रहों की तरह होते हैं। जैसे कि सूरज के चारों तरफ ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं जी, वैसे ही जो कॉमेट हैं, ये कॉमेट भी कुछ टाइम के बाद में चक्कर लगाते हैं जी। और इनका जो ट्रैक है, कुछ का तो ट्रैक हमारे सौरमंडल के सोलर सिस्टम के अंदर ही है, कुछ का ट्रैक सोलर सिस्टम के बाहर चला गया। बाहर के मीन ये है कि वो हज़ारों या करोड़ों साल बाद हमारी ज़मीन के आसपास आएंगे, सूरज के आसपास आएंगे। और इसकी खास बात ये होती है कि जब ये सूरज के पास आते हैं तो इनकी एक पूंछ बनना शुरू हो जाती है जी जी। और जब इनकी पूंछ बनती है तब हम कहते हैं इसको पुच्छल जी, सही। और ये काफ़ी टाइम, काफ़ी दिनों तक जो है विजिबल होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। दूसरा ये है कि कभी कभी कहते हैं ना कि तारों की बारिश होती है। वो तारों की बारिश नहीं होती है, बल्कि मेटेओर शावर होती है। हमारा जो सोलर सिस्टम है जब बन रहा था तो उसमें चांद बने और बहुत सारी चीज़ें बनी ग्रहों, उसमें कुछ मटेरियल बच गया, कुछ वो पत्थर आज भी सूरज के आसपास घूम रहे हैं। और छोटे मोटे नहीं पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, पूरे पहाड़ हैं। अगर ज़मीन पे गिर जाएं तो सब कुछ तबाह हो सकता है।
अनगिनत तो- तारे हैं जो कि ज़मीन से कई गुना बड़े हैं। ऐसे तारे, ऐसे पत्थर जब आपस में टकराते हैं और छोटे हो जाते हैं, और कभी कभी वो क्या होता है कि ज़मीन जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके अंदर आते हैं तो वो जलने लगते हैं। और जलते हुए जब कभी नजर आते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए तारा टूट रहा है बहुत तेजी से। तो 1 सेकंड 2 सेकंड में आपने देखा जाता है जी। होगा कि आकाश में कभी कभी कोई चमकदार चीज हमारे बचपन में हमारे बाप दादा ने हमको दिखाया, देखो बेटा वो तारा टूट रहा है जी। ठीक है, तो वो टूटते हुए तारे नहीं है बल्कि वो मेटेओर होते हैं। जी जी। और जब कभी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक टाइम आता है बीच में, तो हम कहते हैं इसको मेटेओर शावर, Sure, यानी कि जब बहुत बड़ी तादाद में ऐसे टूटते हुए तारे हमको दिखते हैं। जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फिनोमेना हैं स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, दो मज़ेदार हैं। और बहुत एक और भी चीज़ है, वो है एलियंस। भाई हम सबको मालूम है, और ख़ासकर बच्चों जो हैं एलियंस में बहुत शौक़ रखते हैं। ये और कोई मिल गया कि एग्जांपल जो अभी आपने दी थी वो एलियंस। हमारी जो राइटिंग है, हमारी जो बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो एलियंस पे बेस्ड हैं। और अभी हमने एक फिल्म भी की थी, तो वो एलियंस पे ही बेस्ड थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैं समझता हूँ सभी इसको बड़े चाव से अभी देखते इसके लिए एक चीज़ है इरफान साहब, इसके लिए माइंड सेट करना पड़ेगा। अभी माइंड सेट इतना नहीं है एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए। अगर कोई भी इस रफ्तार की गाड़ी बनाई जाए जो प्रकाश की स्पीड से चले, तब भी एक तारे से दूसरे तारे में 1000 साल 500 साल में पहुंचेंगे, इतनी किसी की आयु नहीं है। तो ये ब्रह्मांड रहस्य रहेगा ही, इट इज़ हेयर टू स्टे एज ए सस्पेंस, ये रहेगा। लेकिन हाँ, फिर भी इस सिमत में काम बहुत हो रहा है और अब अवेयरनेस भी बढ़ रही है। बहरहाल हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना समय निकाला और परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले चाय की चुस्कियों पे, चाय की चुस्कियां कम रह गई, थोड़ी सी और हो जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया इरफान ह्यूमन साहब, थैंक यू वेरी मच। आप आए। और दोस्तों, ये थे इरफान ह्यूमन साहब, जिन्होंने ह्यूमैनिटी से लेके साइंस तक, बल्कि यूँ कहा जाए ह्यूमैनिटी का कोई तसव्वुर ही नहीं है साइंस के बगैर, जो बातें की वो हमारे लिए काफ़ी कारामद साबित हो सकती हैं। और इनमें से अनगिनत बातें ऐसी हैं जो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, जो उनके बढ़ने में सहायक होंगी। और हाँ, इरफान साहब हमेशा अवेलेबल हैं उन बच्चों के लिए जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इनके पास आएँ और इनसे राय लें, बाकी आपके। और हाँ इरफान साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, एक चीज़ जो कि प्रोग्राम बता रहा है चाय की चुस्कियाँ, तो चाय की चुस्कियाँ आपने ली, लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ अगर आप परिक्रमा प्रेजेंट्स की ओर से एक कप भी जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम की भेंट चाय की चुस्कियों की अगर कप ना हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमारी ओर से एक बहुत छोटी सी भेंट, धन्यवाद, थैंक यू परिक्रमा प्रेजेंट्स की ओर से। थैंक यू। और आप इसको, और उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे और साथ में इस पर चाय एंजॉय करेंगे, साथ में हम आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर इरफान ह्यूमन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे स्टूडियो के लिए निकाला। जी हाँ, और इसी के साथ साथ मैं अयूब खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो आज इरफान ह्यूमन साहब से बातचीत की, अंतरिक्ष के जो रहस्य हैं उनको सुलझाकर जो आप लोगों के समक्ष उस ज्ञान को बांटा। यानी मैं दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं परिक्रमा प्रेजेंट के सभी सुधी श्रोताओं का, देखने वालों का, चाहने वालों का, अपने स्नेह और प्यार से हमारे हौसले और संबल को बढ़ाने वाले को। जी हाँ, और बहुत ही जल्द हमारी आपकी फिर मुलाकात होती है किसी नए व्यक्तित्व, किसी नए कृतित्व, किसी नए खोजकर्ता या किसी नए समाज सेवी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।